हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 5 द रिल्म्स ऑफ द अर्थ। इसको मैं पूरा चैप्टर आपको समझाने वाली हूँ एक्सप्लेन करके। तो वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है और कोई भी प्लेनेट पर लाइफ नहीं है। जो अर्थ है इसमें लैंड, एयर, वाटर ये सभी जो है इसके मेजर फिजिकल एलिमेंट है, यानी कि जो मेजर यानी कि बड़े बड़े फिजिकल एलिमेंट्स है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े हैं वो क्या हैं कि यहाँ ये लैंड है, यहाँ पे वाटर है और एयर है, ये तीनों हैं। और हर एक एलिमेंट का अपना एक रियल होता है। रियल मतलब कि उसका एक अपना एरिया है कि वो उसका कितना कहाँ तक का एरिया उसका है, इस तरह से। तो हर एक एलिमेंट का अपना रियल यानी कि डोमेन है। तो इस तरह से अर्थ को जो है वो 4 रील्स में डिवाइड किया गया है। लिथोस्फीयर, इस जो लैंड वाला एरिया है उसे लिथोस्फीयर, वाटर वाला एरिया जिसे उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और एयर वाले जहाँ पे हवा है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन तीनों के जहाँ पे ये तीनों के मिलने से लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। लाइफ को बायोस्फीयर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी सब के बारे में पढ़ने वाले। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों के मिलने से जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो कहाँ है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। लिथो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन या फिर रॉक। स्टोन, लिथो यानी कि स्टोन या रॉक, यानी कि जो हमारा अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस है जिस पे हम चलते हैं वो क्या है, उसमें कहीं मिट्टी है, कहीं रॉक है, कहीं स्टोन है। तो इस तरह से यहाँ का सरफेस है। तो चलिए आगे हम लिथोस्फीयर द रिल्म ऑफ लैंड, लैंड का जो एरिया है जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ का जो अपर सरफेस है ना, उस पर उसके ऊपर रॉक मटेरियल्स का एक थिन लेयर है। थिन लेयर यानी कि जैसे कि ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक इतना मोटा लेयर, इतना मोटा जो लेयर है ये क्या है, ये रॉक मटेरियल्स हैं और सॉइल है, ये सब इससे बना हुआ है इस तरह से। तो ये जो थिन लेयर है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। और ये दोनों ही ओशियन और जो कॉन्टिनेंट हैं, जो आप मैप देखते हैं उसमें कई सारे कॉन्टिनेंट हैं और ओशियन है, तो कहीं लैंड है और कहीं वाटर है। तो दोनों ही जगह ये लिथोस्फीयर पाया जाता है। आप कहेंगे पानी में कैसे पाया जाता है? तो देखिए जैसे कि ये रहा आपका लैंड, और यहाँ इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है, सी है। तो लेकिन इस सी का भी तो कहीं नीचे बेस होगा ना, आखिर यहाँ भी तो बेस होगा नीचे में। तो ये उसका हो गया जो लैंड वाला एरिया, और ये हो गया जो लैंड वाला एरिया जिस पे हम सभी रहते हैं, और ये समुद्र के नीचे वाला जो लैंड है ये। तो इस तरह से ये दोनों ही जगह लिथोस्फीयर दोनों ही जगह पाया जाता है। कहाँ पर? ओशन के फ्लोर पर भी और कॉन्टिनेंट्स पे भी। तो जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर 29 पर जो टोटल जितना भी लिथोस्फीयर वाला भाग है, यानी अर्थ का क्रस्ट, क्रस्ट किसे कहते हैं, तो इसे यही वाला पार्ट को क्रस्ट कहते हैं। जितना भी ये लैंड वाला एरिया है ना, ऊपरी पार्ट है जो अर्थ का, जहाँ पर भी लैंड है, लैंड तो सभी जगह है, जहाँ जैसे कॉन्टिनेंट में भी है, और जहाँ वाटर है तो वहाँ वाटर के नीचे में है। तो इसी पार्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। तो इस सारे जितना भी एरिया है इसमें 29% जो एरिया है वो कॉन्टिनेंट है, और बाकी जो 71% है वो सी के नीचे में है, समुद्र के नीचे। द रेस्ट इज कवर्ड बाय सी ओशन, बाकी सारे जो है ओशन से कवर है। तो अर्थ का जो लैंड मास है, लैंड मास जो ज़मीन वाला एरिया है, इसकी एवरेज हाइट जो है वो सी लेवल से 700 मीटर ऊंची है। तो देखिए सी लेवल से किस तरह से मेजर किया जाता है। जैसे कि देखिए लैंड जो है वो कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, उबड़ खाबड़ किसी भी तरह होता है, कहीं बहुत ऊंचा हो गया, इस तरह से हो गया। लेकिन पानी जो है, आपने देखा होगा पानी हर जगह इक्वल उसकी ऊंचाई होती है। वो पानी को आप किसी भी तरह के बर्तन में डाल दीजिए टेढ़े मेढ़े में, लेकिन उसका ऊपर का जो सरफेस होगा वो बिल्कुल एक लेवल का होगा। तो इसीलिए हम किसी भी लैंड को की जब ऊंचाई को मेज़र करते हैं तो आप यहाँ ऊंचाई ऊंचे वाले पार्ट से मेज़र करिएगा तो कुछ और आएगा, यहाँ से मेज़र करिएगा तो कुछ और आएगा, यहाँ से करिएगा तो कुछ और आएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो वाटर का लेवल होता है ना वो सब जगह इक्वल होता है। तो ये जो सी लेवल है, यहाँ से ऊंचाई को हम मेज़र करते हैं कि यहाँ से कितना ऊंचा है। तो इस तरह से हम लैंड के एरिया को मेज़र करते हैं, उसकी ऊंचाई को। तो उस तरह से मेज़र करने पे 700 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है लैंड मास की। जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अर्थ के सरफेस की जो हाइट है, ऊंचाई है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, यानी अलग अलग जगह पर कहीं ज़्यादा ऊंचा है, कहीं कम ऊंचा है, इस तरह से है। कुछ पार्ट जो है अर्थ के वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, जैसे कि 800 8000 मीटर, जबकि कुछ पार्ट्स हैं वो
कुछ ही मीटर ऊंचे हैं सी लेवल से। अब डू यू नो में देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो अब ओशियन का फ्लोर है, जैसे कि बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर, जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये है ओशियन का फ्लोर, पानी के नीचे जो बॉटम है उसका वो भी सब जगह सेम नहीं है। अब ये भी जो नीचे वाला बॉटम है ना, ओशियन पानी के नीचे वाला ये जो बॉटम है, ये भी सब जगह सेम नहीं है, ये भी ऊपर नीचे है, कहीं कहीं ऊँचे ऊँचे पहाड़ी भी है समुद्र के नीचे, इस तरह से ऐसे है। The height of place on the land is measured from the sea level। किसी भी प्लेस की हाइट जो है, ज़मीन की हाइट सी लेवल से मेज़र की जाती है। अब पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंट्स। तो जो लार्ज कॉन्टिनेंट्स है ना, जो सी लेवल से जो लैंड मास अलग होता है, मतलब कि देखिए ये जो सारे क्या है, ये सी है, समुद्र है, ठीक है। इनसे जो बड़ा बड़ा लैंड मास यानी ज़मीन का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो कि एक बड़े टुकड़े से अलग हो रहा है किसी भी तरह से। जैसे देखिए ये वाला टुकड़ा है जो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, सारी जगह से एक दूसरे से दोनों अलग है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसा जुड़ा हुआ पॉइंट है। फिर देखिए इस तरह ये अफ्रीका, ये देखिए चारों तरफ इस वाले बड़े लैंड मास से ये वाला लैंड मास जो है वो अलग हो रहा है। देखिए यहाँ से, देखिए जैसे पतला सा यहाँ भी वाटर जा रहा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से भी ये अलग है। इसी तरह यूरोप और एशिया आप कहिए कि ये दोनों तो यहाँ पे मिले हुए नहीं है। यहाँ पर इनके बीच एक यूराल माउंटेन है, बहुत ऊंचा माउंटेन रेंज है, और उसके बाद जो बाकी वाला एरिया है वहाँ पे एक यूराल रिवर है, उससे अलग होता है ये एशिया और यूरोप। तो यही जो बड़ा बड़ा लैंड मास वाला एरिया है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और इस तरह ये 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये नीचे साउथ में अंटार्कटिका। तो अब हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एशिया, देखिए ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और टोटल जितना भी सरफेस है ना अर्थ पर, टोटल जितना भी लैंड वाला सरफेस है उसका 29.6% अकेले एशिया में है। ये नॉर्थ साइड में यहाँ पे इसका क्या है, आर्कटिक ओशन है, जो कि पूरे साल बहुत ही ठंडा रहता है। और इसके एक्सट्रीम साउथ एकदम यानी बहुत ज़्यादा साउथ में ये जो है ना, साउथ है यहाँ पे। देखिए एशिया का ही पार्ट है यहाँ तक जो आ रहा है। सो यहाँ से देखिए इक्वेटर जा रहा है, ये बीचों बीच से, ये देखिए ये वाला इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है। तो देखिए इक्वेटर के पास भी एशिया के कुछ जो पार्ट हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखिए एशिया का जो नॉर्थ साइड है ये तो बहुत ही कोल्ड रहता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है सालों भर और बर्फ़ जमा रहता है। जबकि यहाँ पर साउथ वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्म बना रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। फिर इसके ईस्ट में इधर पैसिफिक ओशियन है, यही सब आपका यहाँ पे डिटेल इसमें लिखा हुआ है कि इसके ईस्ट में जो है वो पैसिफिक ओशियन है और इसके वेस्ट में ये यूरोप से यूराल माउंटेन रेंज और यूराल रिवर से अलग हो रहा है। देखिए यूराल माउंटेन रेंज और यूराल रिवर से अलग हो रहा है। जो कंटिनेंट है ये बहुत सारे छोटे और बड़े कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। अब जो ये एशिया कंटिनेंट है ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कंट्री, जैसे कि इंडिया और चाइना, ये दो जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं एशिया के। क्योंकि ये दोनों जो है कंट्रीज़ है ना, ये स्टोर हाउस हैं मिनरल रिसोर्सेज के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल के रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होती है। अब डू यू नो में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसे आपको लर्न रखना है हमेशा के लिए। कभी भी आपको कोई भी कंपटीशन वगैरह में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया, लार्जेस्ट लेक, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो लेक है वो कौन सा है, कैस्पियन सी है, ये एशिया में ही है। लॉन्गेस्ट वॉल, सबसे लंबी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। और डीपेस्ट लेक यानी कि सबसे गहरा बैकाल लेक है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो है एशिया में, देखिए यहाँ पे एशिया है। तो ये जो रूस है ना, यहाँ पे रूस इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा देश रूस है। तो जब इसका यहाँ से ये अपने देश में चलाता है ट्रेन और इस किनारे तक, तो सबसे लंबी रेलवे लाइन तो इसी की बनती है। तो इसलिए ये सबसे लंबा रेलवे लाइन यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूरोप। ये एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है और यूरोप जो है एशिया से काफ़ी छोटा है। ये टोटल लैंड सरफेस का 7% एरिया जो है वो यूरोप के पास है। यहाँ इसका नॉर्थ में इसके भी आर्कटिक ओशन है और साउथ में ये मेडिटेरेनियन सी है जो अफ्रीका से अलग करता है। और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है जो कि यूरोप को उधर यूरोप के वेस्ट में है। देखिए यहाँ पे मैप में मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये यूरोप है ये वाला, इसके नॉर्थ में यहाँ पर
आर्कटिक ओशियन है, और इधर ये साउथ वेस्ट है, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और साउथ में ये रहा मेडिटेरेनियन सी है, जिससे ये अफ्रीका से अलग होता है। तो यहाँ के जो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज यानी लगभग सभी कंट्री जो यूरोप के हैं ना वो बहुत ही एडवांस हैं और वे बहुत इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हैं और यहाँ के लोगों का बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। नेक्स्ट कंटिनेंट हमारा अफ्रीका है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। सबसे बड़ा कौन सा एशिया है और उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा है वो अफ्रीका है और ये हॉटेस्ट कंटिनेंट है। ये बहुत ही गर्म, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये यूरोप से मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ में अलग होता है और एक बहुत ही नैरो पीस ऑफ लैंड यानी कि बहुत ही सकरा सा ज़मीन है का टुकड़ा है उससे, जो कि सुएज इस्थमस है, इससे वो एशिया से नॉर्थ ईस्ट साइड में जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये रहा यूरोप, सॉरी अफ्रीका, और ये एशिया है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा लैंड मास जो है बहुत पतला सा एशिया से जुड़ा हुआ है, जिसे कहा जाता है सुएज इस्थमस। तो अब यहाँ पे इसको काट करके क्या बना दिया गया है, कैनल बना दिया गया है, सुएज कैनल। इट इज़ फेमस सुएज कैनल, यहाँ पे सुएज कैनल है। द अटलांटिक ओशन इज ऑन इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन इट्स ईस्ट। जो अटलांटिक ओशन है इसके वेस्ट में है और इंडियन ओशन इसके ईस्ट में है। इसको आप मैप देख के पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो इस तरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इक्वेटर जो है वो अफ्रीका के मिडिल से पास होता है और देखिए यहाँ पे मैप में दिखा के मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप अपना बुक में देखिए। देखिए ये इक्वेटर ये है, ये अफ्रीका के मिडिल से पास होता है और इसका बड़ा एरिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कम एरिया आता है। अब यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों भी पास, यानी तीनों लाइन अफ्रीका से पास होते हैं। A vast land of North America is a desert and a large area of Africa is covered with dense forest। देखिए अफ्रीका का नॉर्थ साइड जो है ना, नॉर्थ अफ्रीका, इसका बहुत बड़ा एरिया में डेजर्ट है, जहाँ इसको सहारा डेजर्ट का इसका नाम है। बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट है और इसका बहुत बड़ा एरिया फिर घने जंगलों से भी घिरा हुआ है। अगर आपने मूवीज़ वगैरह जैसे कि देखी होगी कुछ इंग्लिश मूवीज़, उसमें देखते होंगे कि जो एनाकोंडा स्नैक होता है वो और बहुत ही खतरनाक जानवर और बहुत घने जंगल जो पाए जाते हैं वो सब यही अफ्रीका में और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका देखिए, ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से है, देखिए ये रहा इक्वेटर आपका, तो ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। और ये जो आर्कटिक ओशन में द बाउंड्री, हाँ नॉर्थ साइड में इसका आर्कटिक ओशन है जो इसकी बाउंड्री बनाती है। और जो साउथ है, साउथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा, यानी कि देखिए बहुत पतला सा एरिया है पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा से ये साउथ अमेरिका से हल्का सा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी कट करके बना दिया गया है कैनल, जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। इसके दो बड़े जो हैं वो कंट्रीज़ हैं, कनाडा और यूएसए, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड है इस कंटिनेंट के। ओके, अब है हमारा साउथ अमेरिका। तो ये इसका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। आप मैप में देखिएगा, मैंने दिखा दिया आपको। और ये चारों तरफ से इस अटलांटिक ओशियन से ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना और चिली इसके मेजर कंट्री हैं। और जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इसका वो है एंडीज और अमेजन बेसिन, जो कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड का, वो यहीं पर है। इसके बारे में आप आगे भी क्लासेस में पढ़िएगा कि अमेजन बेसिन क्या है, एंडीज क्या है। वैसे अभी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका माउंटेन रेंज आता है, ये है एंडीज माउंटेन रेंज। यहाँ से यहाँ तक तो कितना लंबा है, बहुत लंबा है। इंडिया में भी है हिमालय, लेकिन इंडिया का यहाँ से यहाँ तक हिमालय माउंटेन रेंज थी, तो काफ़ी छोटा है इस माउंटेन रेंज के। हालांकि यहाँ का जो माउंटेन का जो पीक है ना, सबसे ऊंचा यहीं पर है पूरे वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट। लेकिन जो ये माउंटेन रेंज है ना, रेंज क्या होता है कि बहुत सारे जो माउंटेन्स है एक सीक्वेंस में बने हुए हैं, तो उस तरह का रेंज जो है वो सबसे लंबा रेंज यहीं पर है साउथ अमेरिका में, जिसे एंडीज कहा जाता है, एंडीज माउंटेन रेंज। और अमेजन बेसिन भी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो भी यहीं पर है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, दिस कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये एक जो कंटिनेंट है वो पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है और ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। और ये अपना जो है इंडियन ओशियन से वेस्ट में और पैसिफिक ओशियन से ईस्ट में घिरा हुआ है। साउदर्न ओशियन जो है इसके साउथ में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, के साउथ में है, जिसे कि आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है।
जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि काफ़ी कम पॉपुलेटेड है, वहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं। अब डू यू नो में बताया गया, देखिए ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ओशिनिया क्यों कहता है? क्योंकि इसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और कई उसके आसपास के छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको मिला दिया जाता है, तो उसको ओशिनिया कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक तो है ही अपने आप कॉन्टिनेंट, लेकिन जब इसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह ग्रुप को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है, जिसमें न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया और पोलिनेशिया, इस सभी का ग्रुप्स को मिला करके ओशिनिया कहा जाता है। और ओशिनिया में फिर और क्या शामिल है? माइक्रोनेशिया, जो कि काफ़ी स्कैटर्ड ग्रुप है, यानी काफ़ी बिखरा हुआ है, एकदम थोड़ा 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 थोड़ा, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से कर करके बहुत दूर दूर में इस तरह से करके ये इक्वेटर में नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ है, इस तरह से है। हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये जो कॉन्टिनेंट है पूरी तरह से साउदर्न पॉइंट यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और सबसे साउथ का पार्ट जो है वो है साउथ पोल पे एकदम है अंटार्कटिका। और ये जो है इट स्ट्रेचेज अराउंड द साउथ पोल अप टू अंटार्कटिक सर्कल। ये अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक फैला हुआ है, और नॉर्थ में ये साउदर्न ओशियन से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। अंटार्कटिक सर्कल जो ये है साउथ पोल, उसके नॉर्थ में यहाँ पे साउदर्न ओशियन है। ये कॉन्टिनेंट जो है पूरे हमेशा ही मतलब पूरे साल बहुत ही थिक शीट यानी कि बहुत ही मोटा लेयर जो है आइस का और यहाँ स्नो का यहाँ पर उससे ढका हुआ रहता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे जो है ना टोटल अर्थ पे जितना भी आइस पाया जाता है उसका 3/4 जो है वो अंटार्कटिका में, 3/4 यानी टोटल अर्थ पे जितना भी जहाँ भी आइस शीट है, स्नोफॉल है, उन सब का 75% जो है ना वो यहीं पर पाया जाता है अंटार्कटिका में। इसी कारण से ये बहुत ही ठंडा लैंड रीजन है, जहाँ जो कि ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन कुछ देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है। इंडिया ने भी अपना यहाँ पर रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है। इंडिया ने अंटार्कटिका में अपने 2 परमानेंट रिसर्च बेस बनाए हुए हैं, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। ये तो हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया, लैंड लिथोस्फीयर के बारे में। अब जो मेजर लैंडफॉर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है? जो अर्थ द सरफेस ऑफ द लैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्मली एवरीवेयर। देखिए जो अर्थ का सरफेस है ना वो सब जगह एक समान रूप से नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। कुछ पार्ट जो अर्थ के हैं वो बहुत ऊंचे हैं सी लेवल से, तो कुछ स्टीप स्लोप यानी एकदम खड़ी ढलान है, ऐसे कोई तो है कि धीरे धीरे ऐसे ढलान होता है और कोई एकदम सीधा नीचे ऐसे ढलान होता है। स्टीप स्लोप है, कहीं रफ सरफेस है, तो कुछ पार्ट स्मूथ और फ्लैट और जेंटल स्लोप है। तो अलग अलग हाइट और स्लोप जो है लैंड सरफेस के जो हैं इसे ही रिलीफ या फिर लैंडफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मेजर लैंडफॉर्म जो है वो 3 ग्रुप में बांटे गए हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। इन 3 ग्रुप में बांटा गया। माउंटेन्स क्या है? तो जो बहुत ही ऊपर वाला पार्ट है ना लैंड सरफेस से बहुत ही अपलिफ्टेड पोर्शन है, यानी कि बहुत ऊंचाई वाला पार्ट है, उसे माउंटेन्स या हिल्स कहा जाता है। और ये जो माउंटेन्स और हिल्स की जो सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट होता है उसे पीक कहता है। जैसे कि ये माउंटेन हो गया, ओके, ये माउंटेन का ये वाला पार्ट है, सबसे ऊंचा वाला पार्ट, इसे पीक कहा गया। ज़्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं ना वो एक लाइन में बने हुए होते हैं, यानी कि ऐसे सीक्वेंस में बहुत ऊपर नीचे छोटे बड़े ऐसे करके एक सीरीज़ में बने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे रेंज कहते हैं। और ये सीरीज़ जो होते हैं तो इसमें पिक्स, ये ऊंचे वाले भाग को पिक्स और ये जो गहराई वाला भाग है इसे वी शेप में है, देखिए, तो इसे वैली कहा जाता है। जो ओल्ड माउंटेन्स होते थे वो नेचर के द्वारा जो है नेचुरल फोर्सेस के द्वारा बने हुए थे, इसलिए जो उनकी जो पिक्स है ना, ऊंचाइयाँ हैं जो पिक्स की वो ज़्यादा नहीं है, उनकी शार्प पिक नहीं, यानी बहुत ऐसे शार्प पिक नहीं है, मतलब हल्का हल्का ऊंचा है, इस तरह से नेचुरल जो है। तो जो अरावली रेंज ऑफ इंडिया है ये, और यूराल माउंटेन जो कि रशिया में है, और अपलेशियन जो कि यूएसए में है, ये सब कुछ ओल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ यंग माउंटेन्स भी हैं जो कि हाल ही के समय में जो बने हैं। हाल ही का मतलब है ज्योग्राफी में कि रिसेंट में बने हुए का मतलब है ये नहीं कि 2-4 साल पहले का, बल्कि 25 मिलियन ईयर्स पहले बने हुए हैं, जिन्हें यंग माउंटेन्स कहा जाता है। ये बहुत ही ऊंचे हैं और इनकी शार्प पिक है। शार्प पिक मतलब एकदम नुकीली ऊंची ऐसे चोटी, इनकी पिक से चोटियाँ हैं, ठीक है, जो पूरे साल जो है सो स्नो से, बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो एशिया का हिमालय, यूरोप का आल्प्स और साउथ अमेरिका का एंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट यंग माउंटेन्स हैं।
अब डू यू नो में दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है ना, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है और ये हिमालयन माउंटेन रेंज में है और इसकी हाइट 8,850 मीटर है सी लेवल से और ये नेपाल में लोकेटेड है। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू क्या है? तो प्लेट्यू ये क्या है, एक रग्ड सरफेस है जो जैसे कि जो लैंड वाला एरिया है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ पार्ट जो होता है, इस तरह से उठा उठा सा पार्ट होता है, उसे प्लेट्यू कहते हैं। ये बहुत नुकीला इस तरह पहाड़ की तरह माउंटेन की तरह नहीं होता है, ये टेबल लैंड की तरह अपलिफ्ट होता है चारों तरफ से, जैसे टेबल होता है ना इस तरह से उठा हुआ, इस तरह से, बस इसी तरह से ये होता है। इसकी एवरेज हाइट जो प्लेट्यू की है वो 600 मीटर है सी लेवल से और लगभग 40% टोटल सरफेस जो अर्थ का है उसका लगभग टोटल 40% एरिया जो है लैंड सरफेस का वो प्लेट्यू ही है। तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और ये हाईएस्ट प्लेट्यू है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। कौन सा? तिब्बत का प्लेट्यू, जो कि नेपाल के आगे है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 5000 मीटर सी लेवल से है। सी लेवल से इसकी जो एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर है, ऊंची है। उसके बाद इंडिया में है दक्कन प्लेट्यू है और फिर अरेबियन प्लेट्यू है, ब्राज़ील प्लेट्यू, ये सब कुछ लार्ज प्लेट्यूज़ हैं, वर्ल्ड में बड़े बड़े प्लेट्यूज़ हैं। ज़्यादातर जो प्लेट्यूज़ होते हैं ये सब क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का। स्टोर हाउस यानी यहाँ पे बहुत सारी खानें होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह के सारे यहीं पे पाए जाते हैं प्लेट्यूज़ में। अब प्लेन्स क्या है? तो देखिए प्लेन एक क्या है, लो लाइंग फ्लैट लैंड। लो लाइंग यानी कि नीचे का फ्लैट वाला एरिया होता है जो, और बिल्कुल प्लेन होता है, उसे प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं ना प्लेन के, वो बहुत ही कम हल्के होते हैं, मतलब हल्के ढलान से हो सकते हैं, ये नहीं कि एकदम ऐसे करके ढलान होगा, हल्के ढलान होंगे या तो प्लेन होगा, इस तरह से होता है। इनकी एवरेज हाइट जो होती है प्लेन्स की वो 100 से 200 मीटर के बीच में होती है सी लेवल से। ज़्यादातर जो प्लेन है वर्ल्ड में ये सभी रिवर्स के द्वारा बनाए गए। रिवर्स के द्वारा कैसे? तो देखिए जैसे यहाँ माउंटेन से पानी आ रहा है बह के, जो स्नो है यहाँ पे जमा हुआ, आइस है, आइस पिघल पिघल के पानी बन के नदियों जैसा आ रहा है, तो वो अपने साथ साथ वहाँ की मिट्टी को भी बहा के ला रहा है और इधर जहाँ भी गड्ढे गुड्ढे होते हैं उन सब में लिया के वो भर देता है, इससे वो एरिया प्लेन बन जाता है। तो जो रिवर्स हैं वो अपने साथ बहुत बड़े अमाउंट में, वॉल्यूम में सिल्ट और सेडिमेंट्स यानी वही कि टूटे फूटे टुकड़े, पत्थर वगैरह, पहाड़ के चट्टान वगैरह हैं, उन सबको और मिट्टी वगैरह इसे बहा के लाती है माउंटेन से और उन्हें डिपॉजिट कर देती है, यानी जमा कर देती है लो लाइंग एरियाज़ में और प्लेन बना देती है। जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, जो कि ये वाला एरिया है नॉर्दर्न प्लेन, ये गंगा रिवर के सिस्टम के द्वारा बनाया है। यहाँ से गंगा रिवर आती है, देखिए यहाँ पे कितनी सारी नदियाँ आ रही हैं, तो इस कारण से नदियाँ अपने साथ बहा करके बहुत सारे सिल्ट और सेडिमेंट्स लेके आती हैं और ये यहाँ पे प्लेन बन गया है इस कारण से। अदर इम्पोर्टेंट प्लेन्स जो हैं वो है ग्रेट चाइना प्लेन, इजिप्टियन प्लेन दूसरे देशों में है, इंडिया में नहीं है। ग्रेट चाइना प्लेन चाइना में है, इजिप्टियन प्लेन है और फिर द प्लेन ऑफ इराक का प्लेन। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो प्लेन्स होते हैं ना बहुत घने पॉपुलेटेड, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बसे होते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, यहाँ फसल अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है और यहाँ पे वाटर सप्लाई भी अच्छी होती है क्योंकि नदियाँ होती हैं और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी आइडियल होता है, नहीं रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस कारण से यहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं, ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अब स्नो वाला एरिया है हिमालय का, तो इधर देखिए बहुत कम लोग पॉपुलेटेड होते हैं, लेकिन जो प्लेन वाला एरिया होता है ना यहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है, सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जैसे कि ज़्यादा अच्छा फर्टाइल सॉइल के कारण से ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, फसलें अच्छी होती हैं, इस कारण से यहाँ ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। तो आज के पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मैं इसका आगे का भी पार्ट बनाऊँगी, आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।